देखिए सर, जहाँ तक आपने पूछा कि मैं सबसे ज़्यादा इस लोकसभा में शिक्षित प्रत्याशी हूँ, तो हाँ, ये तो है ही। और क्योंकि मैं कॉलेज प्रोफ़ेसर हूँ, तो शिक्षा देना और उससे पहले शिक्षित होना, ये तो मेरा फ़र्ज़ ही बनता था। और दूसरी बात आपने पूछी है कि मुझे कैसे प्रेरणा मिली। तो मेरे पिता हमेशा चाहते थे कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करूँ। हालाँकि बीच में मौका नहीं मिला। मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर कृपाराम पुनिया भी सीनियर आईएएस रहे और अपने आईएएस की नौकरी को छोड़कर वो ताऊ देवीलाल जी के कहने पर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश उन्होंने किया था। तो मेरा राजनीति में आने का पर्पज़ सिर्फ़ यही है या उद्देश्य यही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वो क्षमता है और मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने प्रांत के लिए, अपने युवा बच्चों के लिए, अपने देश के लिए। तो और ये जज़्बा जब हमारे अंदर आता है और अगर हम इसको इस्तेमाल ना करें, तो मुझे लगता है कि वो एक अपराध भावना मेरे अंदर भर देता। और मुझे मौका मिला, मुझे प्लेटफ़ॉर्म मिला, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे अपने प्रत्याशी के रूप में इस लोकसभा क्षेत्र में उतारा। सबसे बड़ा प्रमुख कारण तो ये है कि जननायक जनता पार्टी के जो सीनियर्स लीडर्स हैं, जैसे कि आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, वो पढ़े-लिखे युवा हैं। फोर्ब्स की मैगज़ीन में टॉप 10 युवा नेताओं में से उनकी गिनती होती है। बहुत ही समझदार हैं। मेरे पर्सनल जो व्यूज़ हैं उनके प्रति, तो वो बहुत समझदार नेता है और बहुत लंबी रेस उनकी इस राजनीतिक क्षेत्र में है। और सबसे बड़ी बात जो एक महिला होने के नाते मैं महसूस करती हूँ कि बहुत ही एक सुरक्षित माहौल यहाँ मुझे मिलता है। तो मुझे आज तक दुष्यंत जी को या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये गुज़ारिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि मुझे कोई पद दे दो या मुझे चुनाव लड़ना है। उन्होंने देखा कि इनके अंदर काबिलियत है, तो अपने आप ही, मतलब जब कोई लिस्ट आती है तभी मुझे पता चलता है कि मुझे कुछ बनाया गया है। मैं ये बिल्कुल सच मान के चलिए, वो मुझसे पूछते नहीं और ना मुझे बताते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो लोगों की कदर करते हैं, पहचानते हैं। तो जजपा में रहने का मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है। लगभग 26 साल हो गए हैं, मुझे 26 साल कंप्लीट होने लगे हैं डीवी कॉलेज अम्बाला में अध्यापन करते हुए, और हज़ारों बच्चे मुझसे पढ़कर गए हैं। क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है और हिंदी जनरल सब्जेक्ट रहा है। चाहे कोई सी भी फील्ड हो, तो बच्चा हिंदी पढ़ता ही पढ़ता है। कॉलेज में भी मेरा जो व्यवहार है बच्चों के प्रति बड़ी आत्मीयता वाला है। जहाँ और लोग, जो बच्चे होते हैं, अपनी मुश्किलों को, अपनी परेशानियों को अन्य टीचर से साझा नहीं करते, वो मुझसे करते रहे हैं। क्योंकि मैं उन्हें स्टार्टिंग से ही, जब सत्र शुरू होता है, तो मैं उन्हें एक माहौल देती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि बच्चों, अपने माँ बाप को छोड़ के तुम कॉलेज आए हो, तो यहाँ हम तुम्हारे माँ बाप की भूमिका में हैं। तो बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं उस चीज़ से। और जहाँ तक बच्चों के सहयोग की बात है, तो जो पास आउट बच्चे हैं उनके बार-बार फ़ोन आ रहे हैं, और जो अब यहाँ रहते नहीं हैं, विदेशों में भी हैं, वो भी बार-बार फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा मैम कि आप इस क्षेत्र में आए हैं। और जो अभी रिसेंटली पढ़ रहे हैं, वो पूछते रहते हैं कि हमें बताओ, हमें कहाँ आना है। पर क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम हैं, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती और मैं कहती हूँ नहीं, पहले आप एग्ज़ाम दो, कोई बात नहीं, कभी ज़रूरत होगी मैं आप लोगों को बुलाऊँगी। हरियाणा में लगभग 4 साल तक, साढ़े 4 साल तक जजपा भाजपा की सरकार रही है। कई तरह की नाराज़गियाँ भी हैं लोगों में। तो आपको कितनी नाराज़गी फेस करनी पड़ रही है, या वो जो सरकार है उसके जो अच्छे काम किए होंगे उस सरकार ने, उसका फ़ायदा मिल रहा है? आपको दोनों में से क्या ज़्यादा, मतलब नुकसान ज़्यादा हो रहा है या फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है? नहीं, मुझे नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा है। और जहाँ पर भी हम जाते हैं, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, तो लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, बात को सुनते हैं, क्योंकि मैं बात धरातल की करती हूँ। मैं बात उन 4.5 साल के का जो समय कार्यकाल रहा सरकार में, मैं वो काम गिनवाती हूँ जो हो चुके हैं। जो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट उसमें हैं, जिनको मैं गिनवाती हूँ और बताती हूँ कि मैं वोट की अपील केवल काल्पनिक बातों पे नहीं करूँगी। जो 4.5 साल का वर्ष हमारा रहा है, उसके आधार पर मैं आपसे वोट की अपील करूँगी। तो मुझे तो फ़ायदा ही हो रहा है, मुझे कहीं कोई विरोध नज़र नहीं आता, और लोग बात सुनते हैं और उनको लगता है, वो कहते भी हैं कि बात बिल्कुल सही। जी, अब तो सिर्फ़ देखना ये है
कि ये जो समर्थन है, ये जो लोगों का प्रेम है, वो वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये देखते। केवल ये अपील कर रही हूँ कि जो 4.5 वर्षों का सरकार में हमारा समय रहा, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने जो जो अपने इस कार्यकाल में काम किए हैं उनका हवाला दे रही हूँ। चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो, क्योंकि सभी पार्टियां महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, उनके लिए बड़े बड़े वादा करती हैं, लेकिन नियम कोई नहीं बनाता, रूल कोई नहीं बनाता। जैसे आदरणीय दुष्यंत जी ने पंचायती राज में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, आज हर दूसरे गांव में महिला सरपंच है। ऐसे ही 33% का जो रिजर्वेशन है वो राशन डिपो में दिया गया। तो ये जो अधिकार है, ये जो कानून बनाया, ये आदरणीय दुष्यंत जी की देन है। और हमारे बुजुर्गों के सम्मान में जो पेंशन हमारे एजेंडे में 5100 रुपये करने का था, उसको 3000 रुपये तक वो लेकर आए हैं। और अंतिम दिन भी जब गठबंधन टूट रहा था, उस दिन भी दुष्यंत जी ने ये कहा कि जब सीटों के बंटवारे पर बात नहीं तय हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर किसी भी तरह सीटों के बंटवारे पर हमारी बात नहीं बनती तो हम आपका समर्थन करेंगे, आप 10 की 10 सीटों पे लड़ें, लेकिन एक शर्त है कि हमारी जो बुढ़ापा पेंशन है वो 5100 कर दी जाए। तो उस बात का कोई जवाब नहीं था और अंततः गठबंधन टूट गया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मौका मिलता, कार्यकाल पूरा होता, तो 5100 जरूर करते। और अगर आगे भी पूर्ण बहुमत की सरकार जब भी आएगी तो ये 5100 की पेंशन का जो वादा है आदरणीय दुष्यंत जी उसे पूरी तरह से निभाएं। दूसरी बात है, किसान और कमेरी वर्ग की पार्टी है ये, और किसानों के लिए जो उन्होंने किया, जैसे 14 फसलें एमएसपी पे है, हरियाणा में ही केवल है, अन्य भारत के अन्य क्षेत्रों में एमएसपी पे 14 फसलें कहीं नहीं है। और उसके अलावा फसल खराबा जो हुआ तो 15,000 रुपये तक का जो बीमा का लाभ था प्रति एकड़ के हिसाब से दुष्यंत जी ने दिलाने का काम किया। अब ये जो अंतर है कार्यकाल में रहते हुए और अब सरकार से बाहर हैं, इन 1.5-2 महीनों के अंतर पर मंडियों का जो हाल है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सब देख रहे हैं कि पहले दुष्यंत जी जब सरकार में थे तब किस तरह से फसल तुरंत उठती थी, 48 घंटों के अंदर अंदर पैसा खाते में आ जाता था। आज किसान परेशान। एजेंडा आपने पूछा है सर, इन 9 विधानसभाओं से मिलकर बने हुए अंबाला लोकसभा क्षेत्र में, तो सबसे बड़ा एजेंडा जो मुझे लगता है, मैं महसूस करती हूँ, एचएमटी का रिवाइवल है। एचएमटी जैसा संयंत्र सालों से बरसों से बंद पड़ा है। 800 एकड़ भूमि जो है वो खराब है, और अगर ये यहाँ की इस एरिया की लाइफलाइन मुझे लगती है, तो पहले तो मैं बात करूंगी कि कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी बात लेकर आई जाए ताकि वो रिवाइव हो। और दूसरा है हमारा अंबाला शहर का मिक्सी उद्योग, यहाँ की कपड़ा मार्केट की समस्याएं जो दिन प्रतिदिन पतन की ओर जा रही है, और अंबाला कैंट का मिक्सी उद्योग के अलावा ये जो हमारा साइंस इक्विपमेंट का है, तो साइंस इक्विपमेंट भी धीरे धीरे ये जो बिजनेस है वो खत्म हो रहा है, जो रोजगार के अवसर मुहैया कराता था। और सबसे बड़ा एजेंडा रोजगार मुहैया करवाना है, और रोजगार के अवसर मिलेंगे तो मैं कुछ नए निवेश के लिए भी सोचूंगी। अब जब मैं केंद्र में जाऊंगी, अगर लोक सभा से मुझे यहाँ से चुनने का मतदाता काम करेंगे और मैं वहां पहुंचती हूँ, तो तब मुझे वहां जाके पता चलेगा कि केंद्र की परियोजना, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो करनी और कथनी में बहुत अंतर है उनके। पहले भी 15-15 लाख का वादा किया गया था जो कभी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद 2 करोड़ नौकरियों का वादा हर साल के लिए किया गया था जो पूरा नहीं हुआ। और अभी वो मोदी की गारंटी चल रही है, तो गारंटी, और वो कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को हम फ्री में अनाज देंगे। तो सिक्के का दूसरा पहलू भी है। तो क्या 80 करोड़ जनता जो है 5 सालों तक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली है? 80 करोड़ जनता को मुफ्त में अनाज देने से बेहतर उनको रोजी रोटी क्यों नहीं मुहैया कराते? अगर कोई 10,000 का या 20,000 का कोई रोजगार लगता है तो मुफ्त में अनाज देना की जरूरत नहीं है। और मुफ्त में अनाज देने का मतलब मैं समझती हूँ कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को नपुंसक कर रहे हैं, उन्हें अपाहिज बना रहे हैं। बैठ के खाने की आदत जिसको पड़ जाएगी वो करके नहीं खाएगा। तो रोजगार की सुविधाएं उनको दी जाए, मैं ऐसा समझती हूँ। तो हर बार एक नया मुद्दा, हर बार एक नई जो शर्त है या एक उसको कह सकते हैं कि नया प्रलोभन है, वो दे जाते हैं। तो मैं उस चीज़ का विरोध करती हूँ। अगर कहा है तो वो करें,
अभी मैं कल ही कहीं गई हुई थी किसी गांव में दो सड़का के पास, वहां मुझे मालूम पड़ा कि आदरणीय रतनलाल कटारिया जी ने किसी गौशाला में 20 लाख रुपए देने का, डोनेशन देने का वादा किया था। 20 लाख अनाउंस भी हुए, सब जगह पब्लिसिटी भी हुई, लेकिन आज तक बरसों बीत जाने के बाद भी वो 20 लाख पहुंचे नहीं है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बरगलाना और वास्तविकता, इन दोनों में अंतर होता है। तो जनता को बेवकूफ न समझा जाए और उनको बरगलाने की कोशिश न की जाए, धरातल पर रह के बात करें तो बेहतर होगा। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है।